हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के आणविक आधार का जो चैप्टर है जिसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम मेनली 3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इस चैप्टर पढ़ना क्यों है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। आपका ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब तक आप इस चैप्टर को एक एक पॉइंट कवर ना कर दो तब तक आप इसका क्यों ही इस चैप्टर को एंड कराएगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। आपके क्यों में काफ़ी बातें छुपी हो सकती हैं। आपका वो एग्ज़ाम का टाइम हो सकता है, आपका वो एग्ज़ाम में मार्क्स लाना हो सकता है, आपका इस चैप्टर में वो इंटरेस्ट हो सकता है, एनीथिंग। वो आपका क्यों आपको पता होना चाहिए, पर वो आपका क्यों आपका वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मजबूर करे हो। दूसरा सवाल आता है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो अब हम देते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ और उसके बाद आता है पहला टॉपिक डीएनए। तो डीएनए के अंदर हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और इसकी चेन बनने से कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए का जो मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन व क्रिक ने चारगाफ का नियम की सहायता ली थी और फ्रैंकलिन और विल्किंस का जो एक्स-रे विवर्तन मॉडल था उसका उन्होंने अपने डीएनए के डबल हेलिक्स बनाने में उपयोग किया था। उसके बाद हम डीएनए की कुछ खास बातें पढ़ते हैं, कुछ 5-6 इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन्हें हमें देखना होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा में हम देखते हैं कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और ये भी देखते हैं कि डीएनए से डीएनए भी कैसे बनता है। उसके बाद अब आते हैं डीएनए की पैकेजिंग पर कि इतना बड़ा डीएनए एक छोटी सी कोशिका के केंद्रक में कैसे पैक होता है। अंदर हम देखते हैं कि कैसे डीएनए प्रोटीन्स के ऊपर लपेटकर न्यूक्लियोसोम की रचना करता है और एक लंबी सी चेन बनती है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, और आगे क्रोमेटिन से कैसे पूरा गुणसूत्र बन जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आता है अगला टॉपिक दूसरा, इसमें देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज। तो उससे पहले जब टॉपिक शुरू होता है तो उसकी कुछ हिस्ट्री पढ़नी होती है। उसके बाद आनुवंशिक पदार्थ की खोज में हम फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा दिया गया रूपांतरणीय सिद्धांत देखते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु लेकर और 2 प्रकार के निमोनी जीवाणु लेकर और एक चूहा लेकर इस प्रकार अपने एक्सपेरिमेंट किए और किस किस परिस्थिति में चूहा मर जाता है और किस परिस्थिति में चूहा जिंदा रहता है। उसके बाद देखते हैं हम आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक परीक्षण भी 3 वैज्ञानिकों ने किए थे। और उसके बाद आते हैं आनुवंशिक पदार्थ ही डीएनए है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो हत्स तथा चेज के द्वारा किया गया था कि, और इसका अंतिम टॉपिक आता है आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होने चाहिए। तो इसमें हम डीएनए और आरएनए की तुलना करते हैं कि इनमें से कौन सा एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, और हमारा दूसरा टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक की शुरुआत होती है आरएनए वर्ल्ड की, जिसमें हम आरएनए का थोड़ा इतिहास देखते हैं और आरएनए का काम देखते हैं। आरएनए इतिहास का मतलब कैसे जब शुरुआती टाइम था तो आरएनए का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद चौथे टॉपिक की शुरुआत होती है और उसमें हम बताते हैं कि वाटसन क्रिक का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो कैसे अपनी प्रतिकृति बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये प्रतिकृति होती है वो सेमी कंजक्टिव नेचर की होती है, यानी अर्धसंरक्षित प्रकार की होती है, और उसका प्रयोग एक प्रमाण मैथ्यूसेल्स व स्टॉल के प्रयोग से हम देखने को मिलता है। और इसी प्रकार के जो प्रयोग हैं बाद में टेलट और उनके सहयोगियों ने भी किए थे। उसके बाद हमारा 5वां टॉपिक आता है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर हम देखते हैं एक ट्रांसक्रिप्शन पूरी यूनिट में क्या क्या होता है, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन, जिसमें हम जानते हैं सिस्ट्रॉन और
इंट्रॉन हिस्ट्रॉन क्या होता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होते हैं। उसके बाद आरएनए के प्रकार देखते हैं और पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो भी देखते हैं। बट यहाँ पे एक बात आती है कि जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या ये प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन की सेम होती है तो उसमें कुछ अंतर होते हैं, वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। तो हमारा ये अनुलेखन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरे अनुलेखन के दौरान हम देखते हैं कैसे कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर होते हैं। अगला टॉपिक आता है आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट के अंदर हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं, किस किस वैज्ञानिकों ने इसमें अपना सहयोग दिया था आनुवंशिक कूट को ज्ञात करते समय। और उसके बाद आनुवंशिक कूट की विशेषताएं देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। विशेषताओं के बाद आनुवंशिक कूट वाले टॉपिक में हम उत्परिवर्तन को जानते हैं, क्योंकि जो उत्परिवर्तन होता है वो कूट में हेरफेर की वजह से होता है। तो हमें यहाँ पे 2 प्रकार के उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं इंग्लिश में, म्यूटेशन पढ़ने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट म्यूटेशन, जो तो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कोई एक नाइट्रोजनी बेस रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। इसका उदाहरण सिकल सेल एनीमिया है। दूसरा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में कोई एक या एक से अधिक नाइट्रोजनी बेस अपने स्थान से बिल्कुल हट जाते हैं और पूरी जो प्रोटीन की बनने वाली चेन होती है उसमें पूरी में अंतर आ जाता है। उसके बाद हम टीआरएनए की संरचना देखते हैं और यहाँ पर हमारा छठा टॉपिक आनुवंशिक कूट ये जेनेटिक कोड भी खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है अगले टॉपिक की, रूप स्थानांतरण, ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं। देखते हैं कि एमआरएनए कैसे राइबोसोम की इकाइयों के साथ जुड़ता है और किस प्रकार जो टीआरएनए है वो अमीनो अम्लों को लाता है और एक पूरी एमिनो प्रोटीन की चेन बन जाती है। उसके बाद हम राइबोसोम देखते हैं। अगला टॉपिक आता है 8th टॉपिक हमारा जीन एक्सप्रेशन, ये जीन अभिव्यक्ति के नियमन, किस प्रकार जीन जो होती है खुद को एक्सप्रेस करती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जीन एक्सप्रेशन के नियमन देखते हैं और उसके बाद हम लैक ऑपेरॉन देखते हैं, किस प्रकार जीवाणु के अंदर लैक्टोज शर्करा बनती है लैक ऑपेरॉन के अंदर। उसके बाद हमारा 9th टॉपिक आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें हम जानते हैं ये क्या है और क्यों शुरू की गई थी। और फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शॉर्ट में HGP कहते हैं। फिर देखते हैं HGP के लक्ष्य क्या हैं और HGP की शुरुआत देखते हैं फिर। और उसके बाद कार्यप्रणाली देखते हैं, किस प्रकार ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था और इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या क्या विशेषता हैं। और अंतिम देखते हैं हम इसके क्या उपयोग हैं और क्या भविष्य हो सकता है इसका। यहाँ पे हमारा 9th टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा 10th टॉपिक आता है जिसमें हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, ये क्या है, इसके यूज़ क्या हैं और रिपीटेटिव DNA क्या है, सैटेलाइट DNA क्या है और BNTR क्या होता है। BNTR का बहुत बड़ा रोल होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। और पूरी फिर तकनीक देखते हैं किस प्रकार DNA फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है। और हमारा यहाँ पे पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उस वाला क्वेश्चन उसका भी जवाब मिल गया होगा। अब देखते हैं हम ये हमें पढ़ना कैसे है, तो हम अब हाउ का अपना जवाब देंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी किताब पढ़नी है इसके लिए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप केवल NCERT पढ़ें और आपकी जो क्लासेस में नोट कराए जाएं, नोट्स बनवाए जाएं, वो ही सफिशिएंट रहेंगे इस चैप्टर के लिए। दूसरा, जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप एक बार में इसको पहले ख़त्म मत कीजिएगा। आप जो टॉपिक रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ के आते हैं, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं तो आप एक पर्सनल बुक मंगा लें, क्योंकि फिज़िकल बुक जब हमारे पास होती है ना तो वो ज़्यादा हेल्प करती है बजाय कि एक PDF के। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें हर लेक्चर के बाद या हर क्लास के बाद। और अगली बार जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हों, तो 4 या 5 दिन के बाद
आप टाइमर लगा के कि इसके 100 क्वेश्चन हैं, मैं 50 या 60 मिनट जैसे भी आपकी कैपेसिटी है वो आपको पता होगा, उतने टाइम में उसको पूरा करें। और जो भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए हैं उनको आप मार्क कर लें, आप उस पर एक स्टार मार्क कर दें। और उसके बाद PYQ करें, जो पुराने सालों के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें, और जो मार्क क्वेश्चन हैं जो आपने स्टार मार्क कर दिए थे उनको करें। ये सब करने के बाद अब दोबारा से उस जो आपने मार्क किए हैं और जो आपके PYQ रॉन्ग हुए हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करें, और एक बार पूरा नोट्स हैं अपने उनको रिवाइज करें। और उसके बाद तब तक रिवाइज करें जब तक आपका ये चैप्टर का प्रत्येक पॉइंट आपकी फिंगर्स पे ना हो। और जिस दिन आपको ये लगने लगे कि हाँ ये चैप्टर मेरी मुट्ठी में है, उस दिन आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा क्या क्या इंक्लूड करना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से माइंड का बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो माइंड में ये रहता है नहीं कि पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं जब हमने एक बार देखते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर का जो एक फ्लो चार्ट सा है हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ यहाँ ये यहाँ पर है और यहाँ मैं गलती करता हूँ, बस मतलब टेंशन नहीं रहती है फिर। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस चाहते हैं जिसमें पूरे चैप्टर का गाइडेंस हो तो कमेंट करके मुझे बता दें, या कोई चैप्टर छूट गया हो तब भी कमेंट कर दें, मैं उसको जल्दी ही वीडियो के रूप में अपलोड करने की कोशिश करूँगा।